राम राम, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। किसी दिन एक काम कीजिएगा, छत पर बैठिएगा जाकर, जिस दिन मौसम बहुत साफ हो। छत पर बैठकर थोड़ी देर चंद्रमा को निहारिएगा, इन तारों को निहारिएगा। आपको इसमें एक ऐसा सुकून मिलेगा, ऐसी शांति मिलेगी और साथ ही साथ एक अजीब सी व्याकुलता होगी कि तारे क्या कह रहे हैं। लेकिन मैंने आपसे अनेकों बार ये निवेदन किया है कि ज्योतिष सिर्फ आपको लाभ देने वाली एक वस्तु नहीं है, बल्कि अपने आप में ये महत्वपूर्ण विज्ञान है और इसे विज्ञान की दृष्टि से ही देखिए। आज की खास बात है कि नक्षत्र क्या है और इनका हमारे ऊपर क्या कोई वास्तव में प्रभाव पड़ता है। ग्रह नक्षत्रों का हमसे संबंध क्या है, क्या वास्तव में कोई संबंध है भी। नक्षत्र से हमारा तात्पर्य क्या है, क्योंकि हम एकदम कह देते हैं ना, ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं चल रहे, मतलब क्या है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा पर चलता हुआ 27.3 दिन में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है। इस प्रकार एक माह में आकाश में जितने मुख्य सितारों के समूहों के बीच से चंद्रमा गुजरता है, चंद्रमा और सितारों के समूह के उसी संयोग को नक्षत्र कहा जाता है। चंद्रमा की 360 डिग्री की परिक्रमा के पथ पर लगभग 27 विभिन्न तारा समूह बनते हैं। आकाश में तारों के यही विभाजित समूह नक्षत्र या तारामंडल के नाम से जाने जाते हैं। इन 27 नक्षत्रों में चंद्रमा प्रत्येक नक्षत्र की 13 डिग्री 20 की परिक्रमा अपनी कक्षा में चलता हुआ लगभग एक दिन में पूरी करता है। प्रत्येक विशेष तारामंडल या तारों के एक समूह का प्रतिनिधि होता है। नक्षत्र का सिद्धांत भारतीय वैदिक ज्योतिष में पाया जाता है। यह पद्धति संसार की अन्य प्रचलित ज्योतिष पद्धतियों से अधिक सटीक व अचूक मानी जाती है। ग्रहों की संख्या 7 मानी गई है। यह है सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों ध्रुवों का भी धरती के निवासियों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। साथ ही प्रत्येक ग्रह और नक्षत्र से आने वाली रश्मियों को, उनकी किरणों को भी ये ध्रुव परावर्तित करते हैं। इसलिए ज्योतिष में पृथ्वी के इन छोरों की गणना की जाती है। चंद्रमा के भी जो 2 ध्रुव है, उनकी भी गणना हम लोग करते हैं और इनको राहु और केतु के नामों से जानते हैं। इसीलिए राहु केतु कभी भी एक राशि में नहीं पड़ते, क्योंकि इनकी राशियों में 180 डिग्री का सदैव अंतर रहता है। भारतीय ज्योतिष में चंद्रमा को मन का प्रतीक माना गया है और ये तीव्रगामी ग्रह है। किसी बच्चे के जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र व राशि में भ्रमण कर रहा होता है, उस बच्चे का जन्म नक्षत्र वही होता है, वही उसकी जन्म राशि निर्धारित होती है और उस जन्म राशि से उसके आजीवन पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। नक्षत्रों की विस्तृत जानकारी अथर्ववेद, तैत्तिरीय संहिता, शतपथ ब्राह्मण और वेदांग ज्योतिष में मिलती है। इसके अनुसार 27 नक्षत्र और अभिजित का उल्लेख भिन्न वेद, पुराण और उपनिषदों में मिलता है। ग्रह और नक्षत्रों के आधार पर ही शुभ और अशुभ का निर्णय होता है। नक्षत्रों को 3 प्रकार के गणों में विभाजित किया है: देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण। नक्षत्र गणना में देवगण के अंतर्गत अश्विनी, मृगशीर्ष, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, स्वाति, अनुराधा, श्रवण और रेवती नक्षत्र आते हैं। भरणी, रोहिणी, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, आद्रा आदि नक्षत्रों की गिनती मनुष्य गण में की जाती है। इसके साथ ही राक्षस गण में कृतिका, अश्लेषा, मघा, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, घनिष्ठा, शतभिषा नक्षत्र आते हैं। इन तीनों गणों के सभी नक्षत्रों की अगर गिनती करते हैं तो ये 27 होते हैं, परंतु इन 27 नक्षत्रों के बाद एक 28वां नक्षत्र भी होता है, जो उत्तराषाढ़ नक्षत्र की अंतिम 15 घटी तथा श्रवण नक्षत्र की प्रारंभिक 4 घटी अर्थात कुल 19 घटी का बनता है। इसे अभिजित नक्षत्र कहते हैं। अब यह प्रश्न आया कि नक्षत्र हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं और इन्हें इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा होता है,
इससे पूरा ब्रह्मांड प्रभावित होता है। वहां पर कोई भी गैसीय दबाव में फर्क हो, वहां के रेडिएशन में फर्क हो, रश्मियों में फर्क हो, यानी जो कुछ भी होगा उसका असर हर चीज पर पड़ेगा जो इस ब्रह्मांड में है। अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु को माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस नक्षत्र में उत्पन्न होने वाले व्यक्ति बहुत ही ऊर्जावान होते हैं। भरणी नक्षत्र का स्वामी ग्रह शुक्र होता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति सुख सुविधाओं एवं ऐशो आराम चाहने वाले होते हैं। इसके साथ ही सूर्य देव को कृतिका नक्षत्र का स्वामी माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति पर सूर्य का प्रभाव रहता है और वो जीवन में प्रसिद्धि प्राप्त करता है। ज्योतिष में चंद्रमा कला का स्वामी माना जाता है। इस कारण रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति कल्पना की ऊंची उड़ान भरते हैं और इस नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा होता है। मंगल मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी होता है। मंगल के प्रभाव के कारण इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति पर मंगल का प्रभाव होता है और वो सामान्य व्यक्तियों से ज्यादा दृढ़ निश्चय होते हैं। आद्रा नक्षत्र का स्वामी बुध और राहु है। इस नक्षत्र के जातक अगर किसी काम को करने का निश्चय करते हैं तो वो उसे पूर्ण करके ही दम लेते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के विषय में मान्यता है कि इस नक्षत्र में जो जन्म लेते हैं उनमें कुछ न कुछ दैवीय शक्ति अवश्य होती है। पुनर्वसु के जातक की अंतर्दृष्टि काफी गहरी होती है। इनका स्वभाव एवं व्यवहार सरल और नेक होता है, जिसके कारण समाज में इनको काफी मान सम्मान एवं आदर प्राप्त होता है। पुष्य नक्षत्र बड़ा विशेष माना जाता है। इसकी बात करना बहुत आवश्यक है क्योंकि आस्था की दृष्टि से भी पुष्य नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण है। पुष्य नक्षत्र किसी का होता है तो ऐसे लोग एक बिल्कुल भौतिकवादी या विपरीत रास्ते से धीरे धीरे अध्यात्म की गहराइयों में चले चले आते हैं और ईश्वर भक्त हो जाते हैं। इसके बाद आता है अश्लेषा नक्षत्र। इस नक्षत्र का स्वामी बुध होता है और शास्त्रों का मानना है कि यह नक्षत्र थोड़ा विषैला होता है। प्राणघातक कीड़े मकोड़ों का जन्म भी इसी नक्षत्र में होता है। वहीं मघा नक्षत्र का स्वामी केतु माना जाता है और इस नक्षत्र के चारों चरण सिंह राशि में आते हैं, इसलिए सूर्य का प्रभाव इस नक्षत्र के जातकों पर रहता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के लोगों पर शुक्र का बड़ा गहरा प्रभाव होता है। शुक्र के प्रभाव के कारण ये सांसारिक सुखों के प्रति काफी लगाव रखते हैं। ये अपने से विपरीत लिंग वाले व्यक्ति के प्रति विशेष लगाव रखने वाले होते हैं। इसी कारण इनके प्रेम संबंध भी बहुत चर्चित हो जाते हैं। उत्तरा फाल्गुनी एक बड़ा महत्वपूर्ण नक्षत्र है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी सूर्य को माना जाता है। ये भविष्य संबंधी योजना बनाने एवं रणनीति तैयार करने में कुशल होते हैं। इनके चरित्र की इस विशेषता के कारण अगर ये राजनीति के क्षेत्र में आते हैं तो काफी सफल होते हैं। राजनीतिक सफलता दिलाने में इनकी कूटनीतिक बुद्धि का प्रबल हाथ होता है। रोहिणी के साथ साथ चंद्रमा हस्त नक्षत्र का भी स्वामी माना जाता है। चंद्र के प्रभाव के कारण व्यक्ति शांत स्वभाव का होता है, परंतु इनका मन चंचल होता है। चित्रा नक्षत्र का स्वामी मंगल होता है। इस नक्षत्र के जातक ऊर्जावान और साहसी होते हैं। ये अपने कार्यों को लेकर बहुत ही समर्पित होते हैं। स्वाति नक्षत्र का स्वामी राहु ग्रह को माना गया है। इस नक्षत्र के जातक कूटनीतिज्ञ बुद्धि के होते हैं। ये किसी के दबाव में रहकर कार्य नहीं कर सकते। ज्योतिष विज्ञान में स्वाति नक्षत्र के बाद आता है विशाखा। इस नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति के प्रभाव से ज्ञान प्राप्ति के लिए बाल्यकाल से इनके अंदर एक बड़ी जबरदस्त उत्सुकता आप देखेंगे। आप प्रमाण लेने की कोशिश कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं। और यह पढ़ाई लिखाई के कार्यों में बहुत तेज भी होते हैं। बेशक इनकी औपचारिक शिक्षा ना हो तब भी ये एक बड़े अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति से बेहतर होंगे। शनि ग्रह को अनुराधा नक्षत्र का स्वामी माना जाता है और ऐसे जातक जीवन में सिद्धांतों को बहुत महत्व देते हैं और इनकी अनुशासन प्रियता के कारण लोग इनसे एक निश्चित दूरी भी बनाए रखना पसंद करते हैं। सिद्धांतवादी होने के कारण इनके मित्र बहुत कम होते हैं और इनके समाज का दायरा बहुत छोटा होता है और ये भी सबको ज्यादा पसंद नहीं करते, कुछ चुने हुए लोगों को बहुत पसंद करते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी बुध होता है। इनके व्यक्तित्व की एक बड़ी विशेषता यह है कि जो भी ये काम करते हैं उसे पूरी तन्मयता और एकाग्रता और कुशलता के साथ करते हैं। जो व्यक्ति ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा होते हैं वो बड़े खुले मस्तिष्क के लोग होते हैं। ये संकुचित विचारधाराओं में बंद कर नहीं रहते। ये काफी विद्वान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और इनसे किसी भी विषय पर बात की जा सकती है। इन्हें कोई भी विषय जल्द समझ में आता है। केतु होता है मूल नक्षत्र का स्वामी। ऐसे व्यक्ति ईमानदार होते हैं, इनमें ईश्वर के प्रति आस्था उत्पन्न होती है और ये रहस्य की तरफ बड़े आकर्षित होते हैं।
सम्मोहन करने वाली विद्याएं इनको बहुत जल्द सीखने को मिल जाती हैं और ये उसमें पारंगत भी हो सकते हैं। ये बड़े मजबूत होते हैं और बड़ी दृढ़ विचारधारा के स्वामी होते हैं। ये सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जिन व्यक्तियों का अध्यात्म के प्रति रुझान होता है मगर इसमें गहराई से नहीं उतर पाते क्योंकि ये सुख की कामना करने वाले होते हैं और संसारिकता में डूबे रहते हैं, ऐसे लोगों का जन्म आप देखेंगे अधिकतर पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में होता है। इसके बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र आता है जिसका स्वामी पुनः सूर्य है। ये बड़े सभ्य संस्कारी होंगे। ये स्थापित नियमों का पालन करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में, कानून में इनकी बड़ी निष्ठा रहती है और उसमें ये पारंगत भी होते हैं, बड़े आशावादी होते हैं। किसी भी परिस्थितियों में ये हार नहीं मानते और आने वाली हर चुनौती का सामना पूरी हिम्मत से करते हैं। ऐसे ही शतभिषा भी एक बड़ा महत्वपूर्ण नक्षत्र है। इसमें जो जन्म लेते हैं वह किसी भी स्थिति से घबराते नहीं बल्कि परिस्थितियों और परेशानियों का डट कर मुकाबला करते हैं। इनके अंदर का विश्वास और ताकत इन्हें बहुत बल प्रदान करता है जिससे ये कठिन से कठिन स्थिति पर विजय प्राप्त करते हैं। इनके व्यक्तित्व की एक विशेषता यह भी है कि अगर इनसे कोई शत्रुता करता है तो ये उसको पराजित करके दम लेते हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में पैदा होने वाले व्यक्ति शुद्ध हृदय एवं पवित्र आचरण वाले होते हैं। ये कभी भी व्यक्ति का अहित करने की चेष्टा नहीं करते। इनके व्यक्तित्व की इस विशेषता के कारण इन पर विश्वास किया जा सकता है। बृहस्पति को इस नक्षत्र का स्वामी माना जाता है। जिनका जन्म उत्तरा भाद्रपद में होता है वह आध्यात्म, दर्शन एवं रहस्यमय विद्याओं में गहरी रुचि रखते हैं। ये सामाजिक संस्थाओं से संबंध रखते हुए भी एकांत में रहना पसंद करते हैं। ये त्यागी प्रवृत्ति के होते हैं तथा दान देने में विश्वास रखते हैं। वहीं रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध होता है। ऐसे जातक दृढ़ निश्चय एवं व्यवहार में लचीले भी होते हैं, अर्थात अपना काम निकालने के लिए ये नरम रुख अपनाते हैं। व्यक्तित्व की इस विशेषता के कारण ये कामयाबी की राह पर आगे बढ़ते हैं। ये चतुर एवं होशियार होते हैं। इनकी बुद्धि प्रखर होती है। अभिजीत नक्षत्र में जन्मा मनुष्य उत्तम भाग्यशाली होता है। वह अत्यंत सुंदर, कांतियुक्त, स्वजनों का प्रिय, कुलीन, यशभागी, ब्राह्मण एवं देवता का भक्त, स्पष्ट वक्ता और अपने खानदान में नृप तुल्य होता है। ज्योतिष में इन 27 नक्षत्रों को मूल, पंचक, ध्रुव, चर, मिश्र, अधोमुख, उधर्वमुख, दग्ध और त्रियंत मुख नाम से जाना जाता है। इनमें से अश्वनी, ज्येष्ठा, श्लेषा, मघा, मूल और रेवती ये 6 नक्षत्रों को मूल संज्ञक बोला जाता है या इनको ही गंडमूल कहा जाता है, जिसको लेकर बड़ा डर और बड़ी भ्रांति लोगों में फैली हुई है। नक्षत्रों के कुछ विशेष प्रभाव आपके साथ अब बांटना चाहता हूं। ये प्रभाव आपको मैं नहीं बता रहा हूं, ये सभी प्रभाव उन ऋषि मुनियों के द्वारा प्रदत्त हैं जिन्होंने इस पर वर्षों गंभीर शोध किया, ज्ञान अर्जन किया और वह ज्ञान हमको दे दिया। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि कौन सा नक्षत्र मनुष्य के शरीर के किस अंग पर प्रभाव डालता है। यह समझना बहुत आवश्यक है क्योंकि शास्त्रों के आधार पर पहला सुख निरोगी काया है और यदि कोई नक्षत्र नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है तो उस नक्षत्र के अंग से संबंधित परेशानियों से आप पीड़ित होंगे ही होंगे। नक्षत्रों का हमारे स्वास्थ्य से विशेष संबंध होता है। शरीर के लगभग प्रत्येक अंग का संबंध अलग नक्षत्र से होता है। भरणी नक्षत्र का संबंध हमारे पैरों के तलवे से होता है। कृतिका नक्षत्र का सिर संबंधी रोगों के लिए, वहीं रोहिणी, भाल, मृगशिरा, बहें, आद्रा नेत्र संबंधी रोगों के लिए उत्तरदायी होते हैं। नाक के लिए पुनर्वसु, चेहरे के लिए पुष्य और कान के रोगों के संबंध में अश्लेष नक्षत्र होता है। तो वहीं होठों के लिए मघा, दाहिने हाथ के लिए पूर्व फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का संबंध बाएं हाथ के रोगों से होता है। उंगलियों, ग्रीवा और सीने व छाती संबंधी रोगों के लिए क्रमशः हस्त, चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र प्रभावित करते हैं। अनुराधा नक्षत्र का पेट, ज्येष्ठा का आमाशय, मूल का गर्भ, पूर्वाषाढ़ा का पीठ एवं उत्तराषाढ़ा का प्रभाव रीढ़ में होता है। श्रवण का प्रभाव कमर, धनिष्ठा का गुदा पर, शतभिषा का दाहिनी जांग और पूर्व भाद्रपद का बाईं जांग पर पड़ता है। इसके साथ ही उत्तर भाद्रपद पिंडली में, रेवती टखनों में, अश्विनी नक्षत्र का पैरों के ऊपरी भाग में प्रभाव होता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक वर्णन है कि कौन सा रोग किस नक्षत्र में होगा और उस रोग की अवधि कितनी होगी और उस रोग का उपचार कैसे किया जा सकता है।
शास्त्रों में प्रत्येक नक्षत्र के पेड़ पौधे का भी उल्लेख मिलता है। आपको कोई कष्ट या परेशानी है तो आप अपने नक्षत्र के पेड़ पौधे की सेवा करिए और उसकी औषधि का सेवन करिए, तो रोग मुक्ति आपको शीघ्र मिलेगी। अश्विनी नक्षत्र की समस्या फालसा के या कास्कर के पेड़ की सेवा से दूर हो जाती है। हमारे यहाँ वनस्पतियों को देवता इसलिए कहा गया है कि यदि आप उनके ऑरा के टच में आते हैं तो आप बहुत जल्दी ठीक होने लगते हैं। भरणी यदि आपका नक्षत्र है तो आंवले का पेड़, और कृतिका नक्षत्र है तो गूलर, यदि आपका नक्षत्र है रोहिणी तो जामुन का पेड़, यदि आपका नक्षत्र है मृगशिरा तो खैर, और आद्रा नक्षत्र वालों के लिए बहेड़ा के पेड़ की सेवा करना आवश्यक है। इससे इनका शरीर, इनका मन दोनों मजबूत होने शुरू हो जाते हैं और जीवन के रास्ते बेहतर हो पाते हैं, या फिर रास्ते बेहतर भले ही ना हो, आपका मस्तिष्क बहुत अच्छा होने के कारण जीवन के जो रास्ते होते हैं वह सरल हो जाते हैं। पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा नक्षत्र के लिए बांस, पीपल और नागकेसर के पेड़ों की साधना करनी चाहिए। मघा नक्षत्र बरगद, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पलाश और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रुद्राक्ष की सेवा से ठीक होते हैं। सेवा का अर्थ क्या है? उनको नियमित जल देना, बोना, जगह जगह उनको बोना। हस्त नक्षत्र वालों के लिए रीठा बहुत महत्वपूर्ण है, और जिनका नक्षत्र है चित्रा वह नारियल के वृक्ष लगाएं, उसकी सेवा करें। स्वाति नक्षत्र है वह अर्जुन की सेवा से ठीक होता है। विशाखा के लिए विकट या पाह, और अनुराधा नक्षत्र के लिए मौलश्री के पेड़ की सेवा करनी चाहिए। ज्येष्ठा के लिए देवदार, और मूल नक्षत्र के लिए साल, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के लिए अशोक, और उत्तराषाढ़ नक्षत्र के लिए कटहल के वृक्ष की सेवा करनी चाहिए। आक, शमी और कदम के पेड़ की सेवा करने से श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा नक्षत्र के रोगों से मुक्ति मिलती है। नीम के पेड़ की पूजा करने से पूर्व भाद्रपद नक्षत्र संबंधी रोग ठीक होते हैं, तो वहीं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के रोगों की मुक्ति के लिए आम के पेड़ की सेवा करनी चाहिए। रेवती नक्षत्र से संबंधित यदि परेशानियां हैं तो महुआ के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। नक्षत्र का मानव जीवन पर इतना अधिक प्रभाव होता है कि नक्षत्र को ज्योतिष की आत्मा कहा जाता है। भारत की किसी भी विधा को अंधविश्वास नहीं कहिएगा, इसके रहस्य को समझने की कोशिश करिए, और जो रहस्य हम नहीं समझ पाते इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं। जितना ज्ञान हमको नहीं है ये मत कहिए कि वह ज्ञान होता नहीं, ये तो दंभ है, मूर्खता भी है। चाहे वो योग हो, वो ज्योतिष हो, वो आयुर्वेद हो, भारत के हर विज्ञान ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है। जिसने भी इसका उपयोग किया वह संस्कृति फली फूली, इसलिए आप भी फली फूलिए। बहुत कुछ होता है एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन ज्ञान के कुछ पल प्रतिदिन अवश्य निकालिएगा, और ये ज्ञान बांटिएगा भी। ऐसा है मेरा देश। बोलिए भारत माता की जय।